हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अपने एनुअल एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अभी पढ़ाई आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। तो आप लोग सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। किस तरह के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। और जैसा PT2 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो सब का बेसिस पर, क्योंकि इस साल तो आप लोग का न्यू बुक है ना क्यूरियोसिटी, पहले के क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होंगे। तो इस न्यू बुक का जो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी है आने का, जो PT2 में पूछे गए हैं या जिस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जा रहे हैं, तो उसके बेसिस पर ये सैम्पल पेपर बनाया गया है। तो टोटल मार्क्स आप लोग का एनुअल में भी 60 होगा और टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स 30 मिनट्स। फिर इस सेक्शन ए में कुछ 15 यहाँ पे MCQ डाला हुआ है। वैसे 15 में MCQ आप लोग के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, कम ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और MCQ डाल दिया आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू और फॉल्स जितना भी आपका बुक में होगा वो सब आप सारा देखोगे। उसके बाद मैच द फॉलोइंग भी है आपके बुक के एंड में, जो एक्सरसाइज में कुछ मैच द फॉलोइंग्स है वो सब आप लोग पूरा देख लेना। और अच्छा, और जम्बल्ड वर्ड्स भी आ सकते हैं, है ना, ऐसा भी था ना आपका एक्सरसाइज में, वो सब इंपॉर्टेंट है। कुछ डेफिनेशंस आएंगे, जैसे कि आप देखो सेक्शन डी में यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस डाला हुआ है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आएंगे, कुछ बैक साइड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इनसाइड भी रहेगा। और लास्ट में कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये एक पिक्चर बेस्ड है और लास्ट में ये एक पिक्चर बेस्ड है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इन सारे क्वेश्चंस के हम नीचे अब एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को मेरा वीडियोस कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी मैं बहुत सारे सैम्पल पेपर्स अपलोड करने वाली हूँ, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प हो, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये सारे MCQs है जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर इज़ नॉन एज। तो टेम्परेचर हम लोग किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से, है ना। नेक्स्ट, इन विच केस वाटर डज नॉट फॉर्म वेपर्स। तो कौन सा केस में वाटर जो है ना वो वेपर में फॉर्म नहीं होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो, कवर्ड अर्दन पॉट, चाहे वो कवर्ड हो चाहे कुछ भी हो, मगर हमें पता है कि अर्दन पॉट के अंदर से क्या होता है, पानी थोड़ा थोड़ा, ऐसे पॉट है इससे पानी थोड़ा थोड़ा रिसते रहता है, क्योंकि ये तो क्ले से बना हुआ होता है, पानी बाहर निकलता है और इससे एवेपोरेट होते रहता है। तो यहाँ तो इवेपोरेशन होता है। स्वेट ऑन आवर बॉडी है तो इवेपोरेशन ही है। और वेट क्लोथ्स भी जब ड्राई होता है सनलाइट पे, यहाँ भी इवेपोरेशन होता है। तो ये वाला ऑप्शन आप हमारा सही है, कवर्ड प्लास्टिक बॉटल में कोई इवेपोरेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस में पूछा गया है। तो ये होगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज़ ओपेक। ओपेक का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम आर पार ना देख पाए, जिससे लाइट अच्छे वहाँ से लाइट उसको क्रॉस करके दूसरे साइड ना जा पाए उस ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे देखो, फ्रॉस्टेड ग्लास जो होता है ना, जो बाथरूम्स में यूज़ किए जाते हैं ग्लास, वैसा ग्लास, विंडो ग्लास से तो इजीली सनलाइट या फिर लाइट क्रॉस कर सकता है। ग्लास टम्बलर से, तो वुडन बोर्ड जो होता है ना, उससे जो लाइट है ना वो पास नहीं कर सकती है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। विच वन विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन, किस में ज़्यादा होगा? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, वाटर इन अ प्लेट केप्ट इन शेड, एक प्लेट में आपको वाटर रखना और उसको छाया में रख देना, धूप में नहीं। तो वहाँ पे इवापोरेशन धीरे धीरे होगा। वाटर इन प्लेट केप्ट इन सनलाइट, मान लो प्लेट में वाटर रख के उसको सनलाइट में रख दिया, धूप में रख दिया, तो वहाँ पे तो होगा ही जल्दी से, है ना। वाटर इन प्लेट केप्ट इन रेनी सीजन में भी धीरे धीरे इवापोरेशन होगा, क्योंकि रेनी सीजन में हवा में खुद ह्यूमिडिटी होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। फिर वाटर इन अ स्मॉल कैप ऑफ बॉटल, अगर छोटे से कैप ऑफ बॉटल में वाटर रखेंगे तो उसका सरफेस एरिया जो होगा वो तो बहुत कम होगा। मान लो यहाँ ऐसा कप है, वाटर बॉटल का कप, ऐसे पानी रख दिया हमने, तो जितना सरफेस हमारा एरिया ज़्यादा होगा ना, ऐसा प्लेट है मान लो, और यहाँ मान लो हमने पानी रख दिया, तो ये जल्दी इवेपोरेट होगा और ये कम होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम एक्सपोज है, ठीक है। तो ये जो इतने ऑप्शंस दिए गए थे, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। मैटर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? मैटर का डेफिनेशन आप लोग को पता है कि जो चीज़ ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, और जिसका मास होता है। तो वो वाटर, एयर, डायमंड होता है, और थॉट दिया होता है। थॉट मतलब सोचना, सोचना का क्या होगा? ये हो जाएगा आपका, ये मैटर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट नहीं है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। तो कौन सा ट्रांसपेरेंट नहीं है? तो यहाँ पर भी सेम है। ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा एक ऑब्जेक्ट जिससे पूरा लाइट रेज ना इजीली पास कर जाए। तो यहाँ पे देखो शेलो शीट होता है, ये होता है आप लोग का, जैसे कि आप लोग बुक्स में कवर लगाते हो ना, एकदम ट्रांसपेरेंट सा होता है प्लास्टिक जैसा, उसको सेलोफेन शीट कहते हैं। और एयर से तो पास होता ही है, ग्लास हो गया। तो बटर पेपर जो होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये होता है असल में ट्रांसलूसेंट, इसलिए पार्शियली सनलाइट पास होता है। ठीक है, थोड़ा सा सनलाइट पास होता है, थोड़ा सा नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। कौन सा मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं पेबल्स? पेबल्स का मतलब क्या होता है? पेबल्स का मतलब छोटे छोटे पत्थर, है ना, कंकर पत्थर को पेबल्स कहते हैं। उनको हम सैंड से कैसे सेपरेट करेंगे? तो ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा, आपके बुक में भी इमेज था, मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है इस चैप्टर का। आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखे, साइंस के एक्सप्लेनेशन वीडियोस, आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छे से मैंने शॉर्ट करके डाला हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है सीविंग से, मतलब छलनी बोलते हैं हिंदी में, उसको छान के करते हैं सीविंग प्रोसेस से। नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी से जो हम वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करते हैं उसको क्या प्रोसेस कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट है, द टर्म स्पॉन मीन्स, जो स्पॉन है ना टर्म, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है द क्लस्टर फ्रॉग्स के जो अंडे होते हैं ना, उनको स्पॉन कहा जाता है, स्पॉन, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ अ रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं ना जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, देखो ये सारे हम एक्सेसिव यूज़ करने से ये ख़त्म हो जाएंगे, इनकी लिमिटेशंस है। मगर वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ये सारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। कौन सा प्लैनेट का लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होता है? तो ये होगा आपका सैटर्न, इसके सैटेलाइट्स है 146। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। जो एक स्टार दूसरे स्टार से कितने दूर में है, उसके उनके बीच में कितने डिस्टेंस है। मान लो हमारा अर्थ से मून का कितना डिस्टेंस है, अर्थ से सन का कितना डिस्टेंस है, वो सब किस चीज़ से मेजर किया जाता है? तो उनको मेजर किया जाता है लाइट ईयर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट और 2 MCQs है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज़। तो वाटर में H2O होता है, आप लोग को पता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो इसका रेशियो क्या होता है? हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स होता है, ऑक्सीजन का 1 होता है। तो ये होगा आपका नंबर 1, 2:1। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए, मतलब पनपने के लिए, उगने के लिए क्या ज़रूरत नहीं होता इनमें से? तो टेम्परेचर तो मैटर करता है, लाइट, सफिशिएंट मॉइस्चर भी चाहिए, मतलब पानी। मगर फर्टिलाइज़र, जर्मिनेशन के लिए फर्टिलाइज़र ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, फर्टिलाइज़र तो प्लांट का ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, और वो ताकि वो अच्छे से बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पे कुछ गलत हो गया, आई थिंक ऑफ अ बॉडी होगा, आई थिंक सिस्टम तो नहीं होना चाहिए था, ऑफ अ बॉडी होगा। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज डिटरमाइन, किसी भी बॉडी का हम हॉटनेस कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, वो किससे हम डिटरमाइन करते हैं? उसके टेम्परेचर से। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द वाटर जो कि लिक्विड है इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। मान लो मान लो ये ग्लास है, इसमें हमने मडी वाटर डाला, तो मड यहाँ पे सेटल हो जाएगा और यहाँ पे वाटर रहेगा। फिर इसको अगर हम टिल्ट करके ये पानी हम लोग गिरा देंगे और ये मड इधर सेपरेट हो जाएगा और ये पानी अलग से किसी कंटेनर में सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो हम लोग टिल्ट करके इसको सेपरेट करते हैं ना, इस प्रोसेस को ही डिकेंटेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो पानी ऐसे सेटल हो जाता है बॉटम में, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड डैश। ब्रीदिंग कौन सा प्रोसेस का पार्ट होता है? रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रीजिंग, है ना। सेम उसी तरह से अगर आपका एग्जाम में आ गया कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे जो चेंज होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो हो जाएगा आपका मेल्टिंग। ठीक है, हेलिस कॉमेट अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी डैश ईयर्स। हेलिस कॉमेट जो है ना, वो हर साल कितने ईयर्स के बाद देखने को मिलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 76 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग आ गए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपका मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है,
क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा तो ये बस दिया रहेगा। ये कुछ वर्ड्स है जो जम्बल्ड किया गया है, मतलब मिक्स अप कर दिया गया है। आपको इसको पहले तो सीधा करना है, उसके बाद मैच करना है। जब आप TREMAT इसको जब आप सीधा करोगे ना, ये बन जाता है आपका मैटर, है ना। फिर ये BULSBELO इसको जब आप सॉल्व करोगे ये बन जाएगा सॉल्यूबल, ठीक है। नेक्स्ट ये इसको जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाता है ट्रांसपेरेंट और ये हो जाता है लस्टर। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको ये कर देते हैं, मैच करेंगे तो देखो मैटर जो है ना, मैटर किस में जाएगा, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, ये इसमें जाएगा नंबर 2 में। सॉल्यूबल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाना पानी में, तो ये होगा मिक्सेस कम्प्लीटली इन वाटर। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपका ये ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट चीज़ों के अंदर से हम लोग कोई भी चीज़ इजीली देख सकते हैं, जैसे हो गया ग्लास, विंडो का ग्लास है ना। और लस्टर मतलब होता है कोई भी चीज़ का शाइनिंग कैपेसिटी, कितना शाइन कर रहा है उसको, शाइनिंग सरफेस को हम लोग लस्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट आ गया ट्रू फॉल्स। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, तो ये होगा फॉल्स। लेबोरेटरी थर्मामीटर तो बॉडी टेम्परेचर यूज़ करने के लिए नहीं होता, ये साइंटिफिक चीज़ों को मेजर करने के लिए किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 50 थोड़ी ना होता, वो होता है 100, तो इसलिए ये भी हो गया आपका फॉल्स। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, जब भी जहाँ भी आपको इवापोरेशन दिया रहेगा वहाँ कूलिंग इफेक्ट ही होगा। आप लोग अच्छे से याद रखो, जहाँ इवापोरेशन होता है वहाँ कूलिंग इफेक्ट होता है, तो ये होगा ट्रू। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है, ये भी है ट्रू। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 10 डिग्री है, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर एयर इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स, तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, जैसे कि एयर हो गया, वाटर है ना, एयर, वाटर और सनलाइट, ये सारे रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं, क्योंकि ये कभी भी वैनिश नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अब आ गए हम लोग सेक्शन डी में। यहाँ पे 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस है, फिर मतलब कुछ डेफिनेशंस है। तो व्हाट इज़ टेम्परेचर, देखो अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर, इतना लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होने का प्रोसेस है उसको ही मेल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट सेडिमेंटेशन, देखो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जो भी अभी जस्ट मैंने जो बताया था, यहाँ पे मान लो मडी वाटर है, मड यहाँ पे सेटल हो गया और यहाँ पे पानी है, वाटर है, तो यहाँ पे मड है, ठीक है, तो इसको ही सेडिमेंटेशन कहते हैं। इस तरह से सेटल हो जाता है, इसको टिल्ट करके दूसरे ग्लास में डाल देंगे, वाटर को सेपरेट कर देंगे, तो वो हो जाएगा डिकेंटेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन, को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है ना, वो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एक्सपोज सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, कितना सरफेस एरिया में पानी, जितना पानी फैला हुआ होगा वो उतनी ही जल्दी सूख जाएगा, है ना, इवापोरेट हो जाएगा। टेम्परेचर के ऊपर भी, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत जल्दी पानी इवापोरेट होगा। ह्यूमिडिटी के ऊपर, अगर मान लो ह्यूमिडिटी है, बारिश दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा हवा में मॉइस्चर कंटेंट है, तो इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। स्पीड ऑफ द विंड, अगर विंड का स्पीड भी ज़्यादा है तो इवापोरेशन जल्दी होगा, जैसे कि हवा के मौसम में कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं, है ना। तो इन सब कारणों से इवापोरेशन इफेक्ट मतलब इफेक्ट करता है, फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है इवापोरेशन को। नेक्स्ट, यू कैन सी स्टार्स फेडिंग अवे एट डॉन एंड अपीयरिंग एट डस्क, ड्यूरिंग द डे वी डू नॉट सी द स्टार्स, एक्सप्लेन वाई। आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग स्टार्स को शाम को देख पाते, शाम से रात तक देख पाते, फिर सुबह होते होते स्टार्स हम लोग नहीं देख पाते हैं, और दिन के समय तो स्टार्स बिल्कुल भी नहीं देखते, ऐसा क्यों। Stars are always present, but during the day the sun's light is so intense that it scatters in the earth's atmosphere, making the sky bright and obscuring the faint light. तो इजीली मैं इजी लैंग्वेज में ये बताऊँ तो दिन के समय में जब दिन के समय में भी स्टार्स रहते हैं, तो मगर उस समय में क्या होता है, सन का जो रोशनी आता है ना, सन का रोशनी इतना ज़्यादा तेज़ होता है, जो हमारा अर्थ का चारों, मतलब अर्थ का जिस साइड हमारा सन रहता है ना, उस साइड पूरा सन का रेज आ रहे होते हैं, और इतना ज़्यादा ब्राइटनेस होने के कारण जो दूसरे स्टार्स हैं उनके जो रेज आ रहे होते हैं वो हमें दिन के समय में दिखाई नहीं दे पाता, क्योंकि सन का बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस रहता है इसके कारण, ठीक है।
और वो इसके कारण जो दूसरे स्टार्स है ना उनका जो लाइट रेज है हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, मगर हमें सन का ज़्यादा लाइट होने के कारण वो हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। तो पहला डिफरेंस आप लिखेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स अदर देन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये दूसरे बाकी सब टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है, मगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ नहीं होता है। और वेयर एज क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए ही बनाया गया है। और फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है ना वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं, किसी भी तरह का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, मगर क्लिनिकल थर्मोमीटर ओनली 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर करते हैं। तो ये हो गया 2 डिफरेंसेस। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडेंसेशन और इवापोरेशन के बीच में आपको डिफ्रेंशिएशन लिखना है। तो आप लोग ये लिख सकते हो, जैसे कंडेंसेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर वाटर वेपर इज़ कन्वर्टेड इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर जो है ना वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इवापोरेशन क्या होता है, उसमें वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, उसका उल्टा। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल आप लिख दो, जैसे कि फॉग हो गया, ड्यू हो गया, क्लाउड हो गया। फॉग मत लिखना, बाकी फॉग नहीं होगा, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन ये सारे होंगे। और एग्जांपल्स ऑफ इवापोरेशन में ड्राइंग क्लोथ्स, बॉइलिंग वाटर, स्वेटिंग एट्सेट्रा, ये सारे इवापोरेशन के एग्जांपल हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, वी सी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक ग्रास at many places these days. Space around natural grass feels cooler than space around plastic glass. Can you फाइंड आउट वाई? तो आप लोग ने देखा होगा कि आजकल ग्रीन कलर प्लास्टिक के ग्रास मिलते हैं बाज़ार में ख़रीदने को, है ना। आप लोग लॉन में भी आजकल बिछा के रखते हैं इसको। फिर बता रहे कि जो नेचुरल जो ग्रास होता है ना उसके सामने हमें कूलर फील होता है, मतलब पाँव को अच्छा लगता है। मगर प्लास्टिक के जो ग्रास होते हैं वहाँ जाने से बहुत थोड़ा गर्म फील होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, नेचुरल ग्रास जो फील्स कूलर देन प्लास्टिक ग्रास बिकॉज इट अंडरगोज इवापोरेशन, क्योंकि नेचुरल ग्रास में इवापोरेशन होता है, विच ऑब्जर्व्स हीट एंड कूल द एयर, जो कि हीट को एब्जॉर्व करता है और आसपास की एयर को कूल कर देता है। और प्लास्टिक ग्रास में तो ऐसा कोई इवापोरेशन नहीं होता है, जिसके कारण आसपास का सराउंडिंग जो है ना वो वार्म हो जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से आंसर लिख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वाई इट इज़ नॉट एडवाइज टू अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एनीवेयर इन आवर सराउंडिंग्स। तो कहीं भी पानी को हमारे आसपास कहीं पानी को जमने क्यों नहीं दिया जाता है? तो ऐसा क्या होता है, इट इज़ नॉट एडवाइज टू अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एनीवेयर इन आवर सराउंडिंग बिकॉज, कारण mosquitoes lay eggs in stagnant water which transmit several diseases like malaria, dengue etc. मच्छर जो होते हैं ना वो जमे हुए पानी में ही, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है ना वहाँ पे मच्छर जो होता है वो अंडे दे देते हैं। और बहुत सारे मच्छर होने से क्या होता है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, यू हैव लर्न दैट टेल इज़ present in a tadpole but it disappears as it grows into a frog. What is the advantage of having a tail in the tadpole stage? तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो फ्रॉग, जब एकदम फ्रॉग का जो अर्लीस्ट टाइम होता है, जब वो टेडपोल रहता है बहुत छोटा सा, उसका एक टेल रहता है ना। तो आपको क्या लगता है उस टेल का उस समय में फ्रॉग के लिए क्या एडवांटेज होता है? देखो, टेल से क्या होता है, द टेल हेल्प्स टेडपोल स्विम एफिशिएंटली, इससे वो लोग अच्छे से स्विम कर पाते हैं, विच इज़ एसेंशियल फॉर फाइंडिंग फूड एंड एस्केपिंग प्रीडेटर्स इन देयर एक्वाटिक एनवायरनमेंट। और अपने प्रीडेटर्स जो उनको खाने वाले जो चीज़ें होते हैं एक्वाटिक, जैसे कि दूसरे मछलियाँ हो गए, वो उनको जब खाने आते हैं तो उनका टेल की मदद से बहुत जल्दी ही स्विफ्टली वो लोग स्विम करके वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण ये उनके लिए एडवांटेज हो गया टेल टेडपोल्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ द थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर का एक पार्ट यहाँ पे दिया गया है और एन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उनको आपको आंसर देने हैं। व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज इट? जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये थर्मोमीटर में -10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे शो किया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ना। इट इज़ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर? क्या दिखा रहा है? तो आप जब इसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आप देखोगे कि देखो यहाँ पे 20 है, इधर 30 है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो है ना ये 25 है और इससे एक ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, 26 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर इज़ 26 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मोमीटर कैन मेजर? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो ये थर्मोमीटर मेजर कर सकता है क्या है? सबसे कम का मेजरमेंट क्या है? ये -10 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक्सप्लेन 2 ways in which human activities pollute the air. Propose one action which can help in reducing air pollution. आपको 2 ways बताने हैं जिनके कारण ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो एयर है ना जो पॉल्यूट हो रहा है, और एक आपको स्टेप बताना है जिससे हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ पॉल्यूट द एयर, जैसे कि थ्रू व्हीकल एमिशंस एंड इंडस्ट्रियल स्मोक. जो व्हीकल, गाड़ियाँ, कार स्कूटर, ये सब से जो धुआं निकलता है ना उसके कारण, और इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है ना उसके कारण, रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस एंड पर्टिकुलेट मैटर मतलब हार्मफुल गैसेस तो रिलीज़ करते ही हैं ये सारे, और पर्टिकुलेट मैटर मतलब बहुत छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल्स मान लो हवा में छोड़ देते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती है. नेक्स्ट, इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे? रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू डिक्रीज एमिशंस. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हम यूज़ करें तो उससे स्मोक नहीं निकलेगा, है ना. और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सब कोई अपना अपना कार्स ना यूज़ करके अगर सब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें तो इससे भी हम थोड़ा एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. तो ये लास्ट क्वेश्चन आ गया सेक्शन एफ. ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये डायग्राम आप देख सकते हो कि इवापोरेट भी हो रहा है एक तरफ पानी और एक तरफ बारिश भी दिखाया गया है. तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं. व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट ड्राइव्स द वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल जो होता है उसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, किसके कारण वाटर साइकिल होता है? तो मेन सोर्स है आपका सोलर रेडिएशन. जो सोलर रेडिएशन के क्या होता है, पानी भाप बन के ऊपर जाता है ना, उसके बाद ये बादल बन के फिर बरसता है, फिर सूरज की रोशनी के कारण फिर से भाप बन के ऊपर जाता है. तो यहाँ पे विंड के कारण सोलर वाटर साइकिल नहीं हो रहा है, सोलर रेडिएशन सूरज के ताप के कारण हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर के कारण. नेक्स्ट, विच प्रोसेस इन द वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स. कौन सा प्रोसेस के कारण वाटर साइकिल का कन्वर्शन होता है वाटर वेपर से टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में? ये तो आप लोग सबको पता ही होगा, कंडेंसेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ पर्सिपिटेशन. पर्सिपिटेशन मतलब होता है बारिश होना. तो ये कौन सा पर्सिपिटेशन का फॉर्म नहीं है इन द वाटर साइकिल पूछा है. तो रेन तो होगा, स्नो भी होगा, हेल भी होगा, फॉग नहीं होगा, ठीक है. फॉग जो है ना ये फॉर्म ऑफ पर्सिपिटेशन नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं. When water is taken up by plants from the soil and released into the atmosphere through tiny opening in leaves, it is known as, ये होगा आपका ट्रांसपीरेशन. इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं. जब पेड़ पौधे जो सॉइल से वाटर ले लेते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उनके लीव्स के जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं ना, जिसको स्टोमाटा कहते हैं, उससे बाहर आ जाता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं. तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन. तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. ये साइंस का पहला सेट ऑफ पेपर था. ऐसा मैं और एक सेट पेपर अपलोड करूँगी, ठीक है. अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.